नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्रोम चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग घटना चक्र प्रकाशन की दृष्टि पुस्तक का अध्ययन करेंगे, जिसमें कि करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न होते हैं। और इसको हम लोग देखिए किस अप्रोच से अध्ययन करेंगे, देख लेते हैं कि हम लोग कम समय में संपूर्ण पुस्तक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अप्रोच ये रहेगा कि कम समय लगे और पूरी पुस्तक हमारी जो है समाप्त हो जाए। दूसरा देखिए क्या जो संभावित प्रश्न है उनको क्या है उनको रेखांकित करते हुए पढ़ेंगे, जिससे कि एग्जाम में मैक्सिमम प्रश्न हम सही कर सकें। और जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन पर विशेष फोकस रहेगा, उनको हम अलग से बताते चलेंगे, जिससे कि जो बार बार एग्जाम में जिस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं ये पता रहे और हमारा मैक्सिमम प्रश्न सही रहे। और दूसरा क्या है, मिनिमम स्टडी मैक्सिमम परफॉर्मेंस के अप्रोच पे चलेंगे। देखिए करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा विस्तृत होता है और पुस्तक में लगभग सारी बातें लिखी होती हैं, और हमारा फोकस ये होना चाहिए कि कम से कम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए चलें, जिससे कि एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। और क्योंकि माइनस मार्किंग है वहां पे, तो ऐसा ना हो कि हम पढ़े बहुत सारा है लेकिन सही नहीं कर पा रहे हैं। तो फोकस ये करना रहेगा कि कम पढ़ना रहे, कम से कम तथ्यों पे फोकस किया जाए, जितने इंपॉर्टेंट है बस उसमें अनावश्यक बातों से क्या रहे हम उसको उनको न पढ़ें, और जिससे कि एग्जाम में मतलब मैक्सिमम प्रश्न सही कर पाए। दूसरा क्या है, टू दी पॉइंट विश्लेषण होगा। कोई भी अनावश्यक तथ्यों को डिस्कशन नहीं किया जाएगा। बुक में बहुत सारी बातें लिखी होती हैं, जरूरी नहीं कि सारे प्रश्न आए, और ऐसा हो भी सकता है कि बहुत अंदर जाके कोई एक दो प्रश्न पूछा भी जाता हो, लेकिन मैक्सिमम जो प्रश्न होते हैं वो जो है सामान्यतः जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उन्हीं से पूछे जाते हैं। इसलिए जो है ये ध्यान रखना है कि टू दी पॉइंट विश्लेषण इसमें बहुत आवश्यक है। दूसरा देखिए यूपी पीसीएस 2022 का लगभग पूरा कोर्स हम जो है यहाँ पे कवर कराएंगे। उसमें देखिए दो पोर्शन में कवर कराएंगे, एक तो स्टैटिक पोर्शन है, दूसरा करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स इस वीडियो से हमने शुरू कर दिया है, और जो स्टैटिक पोर्शन है उसमें क्या है, जैसे इतिहास है, भूगोल है, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, कृषि, यूपी स्पेशल और जनसंख्या, इनके लेक्चर आपको अभी बाद में फिर से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए आंध्र प्रदेश में 13 नए जिले गठित हुए हैं। ये आंध्र प्रदेश में 4 अप्रैल 2022 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 13 नए जिलों का उद्घाटन किया गया है। तो अब देखिए जब ये 13 जिले बन गए हैं तो जिलों की संख्या कितनी होगी, बढ़कर ये 26 हो गई है। तो पहला प्रश्न ये कि किस प्रदेश में नए 13 जिले बनाए गए हैं, तो ये जो है आंध्र प्रदेश में है। और ये कब बनाए गए हैं, 4 अप्रैल 2022 को बनाएंगे। अब संख्या कितनी हो गई, 26 हो गई। प्रश्न आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें 13 नए जिले बनाए गए हैं, या ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें जिलों की संख्या बढ़ाकर दो गुनी कर दी गई है। तो ये दोनों तरह से रिलेट करके पूछ सकता है। देखिए आंध्र प्रदेश में क्या है, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की जो संख्या है वो कितनी है, 25 है। आप ध्यान रखेंगे ये लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 25 है और जिलों की संख्या कितनी है, 26 है। देखिए नव उद्घाटित जो 13 जिले हैं उनको देख लेते हैं कि कौन कौन से जिले हैं। एक बार नाम देख लीजिए, जरूरी नहीं कि ये जिले पूछे जाएं, बस एक बार आप देखे रहेंगे तो आइडिया रहेगा हाँ इससे मिलता जुलता कुछ नाम था, तो आप वहाँ आंसर टिक कर सकते हैं। जैसे देखिए पार्वतीपुरम मान्यम, अल्लूरी सीताराम राजू, अनाकपल्ली, काकीनाडा, कोनसीमा, एल्लेरू, एनटीआर, पलनाडु, बापटला, नंदयाला, अन्नामय्या, श्री बालाजी, श्री सत्य साई, ये 13 जिले हैं। देखिए नाम बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है कि पूछे आपसे, लेकिन एक बार आप बुक से देख लेंगे, जिससे कि आपको मोटा मोटा ये आइडिया रहे कि इनकेस पूछे तो आप सही कर सकें। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें एक चीज और ध्यान रखने की, अराकू एसटी निर्वाचन क्षेत्र है यहाँ का, आंध्र प्रदेश का। और यह क्या है, दो जिलों में, मतलब ये दो जिलों में सम्मिलित, इसमें दो जिले सम्मिलित हैं। कौन कौन से, अल्लूरी सीताराम राजू और पार्वतीपुरम मान्य। तो इसमें देखिए क्या है कि ये अपवाद है, एक ऐसा अराकू जो है एक ऐसा जो है यहाँ पे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है जिसमें दो जिले सम्मिलित हैं। तो जो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि इससे आप क्लियर हो जाएंगे, जो यहाँ से हम लोग देख रहे थे कि जिले तो 26 है लेकिन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या क्या है, 25 है। तो ये दो जिले मिलकर एक निर्वाचन क्षेत्र बना रहे थे, इसीलिए संख्या यहाँ पे 25 आ रही थी, अदरवाइज 26 ही आती। बाकी सभी जिलों के लिए क्या है, एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र एक जिले के लिए। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये नेक्स्ट प्रश्न है नागालैंड से संबंधित है। नागालैंड देश की पहली, जो नागालैंड की विधानसभा है वो देश की पहली कागज रहित विधानसभा बन गई है। तो ये सफलता कब हुई, 19 मार्च 2022 को। इस आपसे डेट पूछ सकता है कि कब नागालैंड की विधानसभा जो है कब जो है कागज रहित बनी, तो ये जो है 19 मार्च 2022। देखिए पहले स्टेप का प्रश्न है कौन सी विधानसभा, तो नागालैंड विधानसभा। दूसरे स्टेप का प्रश्न है कब बना, तो 19 मार्च 2022 को। ये आप ध्यान रखेंगे। और क्या एप्लीकेशन था, किसके तहत बना, तो ये राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन,
नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा, ये आप ध्यान रखेंगे, ये भी आपसे शॉर्ट में नेवा भी पूछा जा सकता है। फिर देखिए नागालैंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये जो विधानसभा है 60 सदस्यीय विधानसभा है, और प्रत्येक विधानसभा का जो सीट टेबल रहेगा उस पर क्या है, टैबलेट या ई बुक क्या है, रखा रहेगा। इसके बाद देखिए ये कार्यक्रम जो चल रहा था भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन एक ई प्रशासन परियोजना है। इसी के तहत यह इसको क्या किया गया है, बनाया गया। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य जो ये परियोजना चल रही है, ई विधान एप्लीकेशन जो चल रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य राज्य की विधानसभाएं जो विधानसभाओं को कागज रहित करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जो हुए थे उससे संबंधित खबर है। इसको देख लेते हैं कि 10 मार्च को निर्वाचन आयोग ने मतगणना करवाई थी सभी की एक साथ जो है। तो जो चुनाव हुए थे उसके पश्चात 10 मार्च को मतगणना हुई, उसके परिणाम क्या हुए सामने आ गए हैं। कौन कौन से 5 साल से पहले मोटा मोटा देख लीजिए, पंजाब था, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और उत्तर प्रदेश। देखिए इसमें पंजाब का देख लेते हैं, पंजाब से संबंधित करते हैं। तो देखिए 15वीं विधानसभा थी जिसका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, मतलब जो चुनाव हुआ है वो किसके लिए हुआ है, 16वीं के लिए हुआ है, आप ध्यान रखेंगे। हालांकि पंजाब से रिलेटेड बहुत मुश्किल है किस तरह से प्रश्न बहुत डीप जाके पूछा जाए, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखेंगे कि ये पूछ सकता है कि पंजाब में जो चुनाव हुआ था किस विधानसभा के लिए हुआ था। तो ये जो है 16वीं के लिए हुआ था, 15वीं का कार्यकाल समाप्त हो रहा था। और जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पंजाब के चुनाव में इंपॉर्टेंट क्या बात थी, ये जो जिस पंजाब में जो चुनाव हुआ था ये 20 फरवरी को हुआ था, और टोटल राज्य में एक चरण में चुनाव हुआ था, ये भी आप ध्यान रखेंगे कि पूरा चुनाव जो है एक चरण में संपन्न हुआ था। यूपी में 7 चरणों में संपन्न हुआ था और यहाँ पंजाब में एक चरण में, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की जो कुल संख्या वो कितनी, 117 थी। इसमें देखिए जीता कौन, तो आम आदमी पार्टी जीती थी, 42.01% मत इसने प्राप्त किया था, और 117 में से 92 सीटें इसने जीती थी। इसीलिए क्या है, 16 मार्च 2022 को भगवंत मान जो है आम आदमी पार्टी के हैं, ये इन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। देखिए ये यहाँ पे आपको मुख्यमंत्री मैच कराने के लिए भी दे सकता है, तो ये आप मुख्यमंत्री का नाम एटलीस्ट याद रखेंगे, भगवंत मान, आम आदमी पार्टी पंजाब से। फिर आप नेक्स्ट देखिएगा, आम आदमी पार्टी देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एकमात्र ऐसी क्षेत्रीय पार्टी बन गई है जो 2 राज्यों मतलब राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों मतलब दिल्ली एवं पंजाब में क्या सत्तारूढ़ है। तो एक क्षेत्रीय पार्टी है और यह पार्टी 2 राज्यों में मुख्यमंत्री वो करती है, राज्य केंद्र शासित प्रदेश अगर आप लेंगे, एक तो पंजाब में और दूसरा कहाँ पे, दिल्ली में। एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश और दूसरा राज्य है। फिर देखिए गोवा को देख लेते हैं, तो गोवा में देखिए कि यहाँ भी चुनाव एक चरण में हुआ था, ये 14 फरवरी 2022 को हुआ था गोवा की सभी 40 विधानसभा सीटों के लिए। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, पंजाब में 117 विधानसभा सीटें थी और गोवा में कितनी सीटें हैं विधानसभा की, 40 सीटें हैं। परिणाम में भारतीय जनता पार्टी ने 33.31% मत के साथ जो है सर्वाधिक 20 सीटों पर जीत हासिल की। और इसीलिए यहाँ के मुख्यमंत्री 28 मार्च 2022 को गोवा के मुख्यमंत्री लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए ये प्रमोद सावंत ने गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नेक्स्ट देखिएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड में आप देखेंगे तो उत्तराखंड विधानसभा का इसका भी कार्यकाल समाप्त हो रहा था, यहाँ भी 14 फरवरी को एक चरण में चुनाव हुआ था और यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 70 है। इसमें क्या हुआ, इस चुनाव परिणाम में भारतीय जनता पार्टी ने 47 सीटें जो है जीती थी और मत प्रतिशत कितना था, 44.33% के साथ क्या हुआ, इसने सीटें जीती, 47 सीटें जीती। और 23 मार्च 2022 को पुष्कर सिंह धामी अपने दूसरे कार्यकाल में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की शपथ ली। इसके बाद देखिए मणिपुर में आप देखेंगे 2 चरणों में यहाँ पे चुनाव हुआ था और यहाँ पे क्या हुआ था इसका देख लेते हैं। राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 60 है, तो यहाँ पे विधानसभा की जो सीटें हैं वो कितनी है, 60 है। और यहाँ पर भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने सर्वाधिक 32 सीटें मतलब जीती और मत प्रतिशत 37.83 के रहा जो है। और 21 मार्च 2022 को एन बीरेन सिंह ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए मणिपुर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। देखिए लगातार दूसरे कार्यकाल की अगर आप बात इसमें से देखेंगे, एक बार देख लेते हैं कि ऊपर से आप देखते आ रहे हैं यहाँ से कंटिन्यू, जब से गोवा में भी लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए थे, प्रमोद सावंत ने शपथ ली है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए हैं और मणिपुर में भी एन बीरेन सिंह लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए हैं। और अभी हम लोग उत्तर प्रदेश को देखेंगे, वहां पर भी श्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। देखिए उत्तर प्रदेश में क्या था, ये 18वीं विधानसभा हेतु चुनाव हुए थे, ये मतलब 17वीं का कार्यकाल समाप्त हो रहा था, 18वीं के लिए हुए थे
और ये 7 चरणों में चुनाव हुआ था। ये अब इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश का, यहाँ से आप देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 7 चरणों के लिए चुनाव हुए थे और 17वीं विधानसभा का जैसा कि मैंने बताया कार्यकाल समाप्त हो रहा था 14 मई को। ये पूछ सकता है कि कब समाप्त हो रहा था, 14 मई को समाप्त हो रहा था, आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए राज्य विधानसभा में निर्वाचन क्षेत्रों की जो कुल संख्या है वो कितनी है, 403। तो राज्य विधानसभा में निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या ये पूछ सकता है आपसे कितनी है उत्तर प्रदेश में, तो 403 है। इसमें क्या था, 84 सीटें अनुसूचित जाति से संबंधित थी और के लिए आरक्षित थी, और 2 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित थी। इसमें देखिए भारतीय जनता पार्टी ने 41.3% मत प्राप्त करके 403 में से 255 सीटें हासिल की। एक इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए साहिबाबाद निर्वाचन क्षेत्र विधानसभा का, इसमें क्या था, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुनील कुमार शर्मा ने 2,14,835 मतों के साथ जो है ये इन्होंने मतों के अंतर से जीत हासिल की। और यह देश में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े अंतर से जीत का रिकॉर्ड है। ये आप ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है फैक्ट किस निर्वाचन क्षेत्र में ऐसा हुआ था कि मतलब जो विधायक जीते हैं वो रिकॉर्ड बनाते हैं, रिकॉर्ड मतों के अंतर से जीते हैं, तो ये साहिबाबाद निर्वाचन क्षेत्र है। इसके बाद देखिए हरचंदपुर रायबरेली से राहुल राजपूत, ये 25 वर्ष के हैं समाजवादी पार्टी से। सैदपुर गाजीपुर से अंकित भारती, ये भी 25 वर्ष के हैं समाजवादी पार्टी से। ये 18वीं विधानसभा में सबसे युवा विधायक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है सबसे युवा विधायक कौन है, तो राहुल राजपूत, ये 25 वर्ष सपा से, और सैदपुर गाजीपुर से अंकित भारती हैं। इसके बाद देखिए साथ ही क्या है, आजमगढ़ जिले की निजामाबाद सीट, आजमगढ़ जिले की निजामाबाद जो विधानसभा थी वहां से आलम बदी जीते 86 वर्ष के, ये सबसे बुजुर्ग विधायक हैं। ये अब ये भी पूछा जा सकता है। ये 25 मार्च 2022 को लखनऊ स्थित अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। अपना 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा करने के पश्चात पुनः दूसरे कार्यकाल शपथ ग्रहण करने वाले योगी आदित्यनाथ जो है राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। आप ध्यान रखिएगा 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद अगर कोई दोबारा मुख्यमंत्री बना है तो ये योगी आदित्यनाथ जी हैं। देखिए इसमें आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि किन 5 जो राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव हुआ था उसमें कितने राज्यों में जो है भाजपा की सरकार बनी। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं कि 4 में बनी है, एक पंजाब वाले में क्या आम आदमी पार्टी की सरकार बनी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट पर देखिए ये सघन मिशन इंद्रधनुष 40 से संबंधित है। तो इसमें ध्यान क्या रखना, देखिए ये जो सघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम था ये 8 अक्टूबर 2017 को प्रारंभ हुआ था। ये आप ध्यान रखेंगे कि 8 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री ने इसका क्या किया था, शुभारंभ किया हुआ था। ये टीकाकरण कार्यक्रम है एक तरह से, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो सघन मिशन कार्यक्रम 2 था वो स्टार्ट हुआ था दिसंबर 2019 से मार्च 2020 तक चला था। और इसी प्रकार सघन मिशन कार्यक्रम जो 3 था 30 था, ये जो है 22 फरवरी से 2021 से स्टार्ट होके 22 मार्च 2021 के मध्य चला था ये। इसके बाद जो 4 है ये देखिए 7 फरवरी 2022 को ये क्या है, ये इसका उद्घाटन हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने इसका क्या किया, सघन मिशन इंद्रधनुष 40 का शुभारंभ किया हुआ है। इस कार्यक्रम में देखिए क्या ये 33 राज्यों या ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है ये संचालित है। यहाँ के 416 जिलों में क्या है ये इसको संचालित किया जा रहा है। सॉरी एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। देखिए जो IM40 है ये 33 राज्यों ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेशों के 416 जिलों आजादी ऑब्लिक, इसमें देखिए जो आजादी के अमृत महोत्सव हेतु जो चिन्हित जिले थे, जिलों 75 जिले थे उनके सहित जो है संचालित इसको किया जा रहा है। तो ओवरऑल आप जान लीजिए 416 जिलों में संचालित किया जा रहा है और उसमें 75 जिले ऐसे भी हैं जिनको आजादी के अमृत महोत्सव के लिए चुना गया है। इसका देखिए इसमें इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है, अब चूंकि थोड़ा सा डीप अगर कोई प्रश्न आ रहा है और इस टाइप का है जिसको हम गेस कर सकते हैं, तो अगर इसमें आप देखेंगे तो इसका फोकस पूछ सकता है कि इंद्रधनुष जो मिशन इंद्रधनुष चल रहा है, इसका जो है सघन मिशन इंद्रधनुष जो चल रहा है इसका फोकस क्या है, मुख्य फोकस क्या है। तो मुख्य फोकस देखिए सार्वभौमिक टीकाकरण की दिशा में अस्थायी लाभ प्राप्त करने में योगदान देना, तो इसका एक फोकस ये है। और दूसरा क्या है, कोविड-19 महामारी के चलते नियमित टीकाकरण की जो गति धीमी पड़ गई तो उसमें तेजी लाना। तो ये दोनों चीजें इसमें दिया रहा है ऑप्शन में, आपको दोनों पे टिक करना, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट बना के देता है। तो इसके बाद नेक्स्ट पर देखिए गोवर्धन धन संयंत्र या इंदौर में है, इससे संबंधित प्रश्न है। 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवर्धन बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया। यह क्या है, जैविक कचरे से बायो सीएनजी का उत्पादन करने वाला एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। तो देखिए कहाँ पे है गोवर्धन धन संयंत्र जो है, ये इंदौर में इसका उद्घाटन किया गया है।
ये 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया हुआ है। और ये जैविक कचरे से क्या करेगा, बायो सीएनजी का उत्पादन करेगा, और एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है, ये भी ध्यान रखना, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। वैसे भी देखिए इंदौर जो है स्वच्छ शहरों में सबसे नंबर 1 रहता है, तो आप इसको इससे ध्यान रख सकते हैं कि स्वच्छ शहर से संबंधित योजना है, तो ये किससे कहाँ पे रहेगा, इंदौर। यह संयंत्र स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत जो है कचरा मुक्त शहर के निर्माण के उद्देश्य के अनुरूप है। और दूसरा क्या है, ये सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी पे आधारित है। इसके लिए एक स्पेशल व्हीकल बनाया गया है, स्पेशल पर्पज व्हीकल, जिसको व्हीकल एसपीएन के तहत जो है, वाहन एसपीएन के तहत जो है, विशेष प्रयोजन वाहन स्पेशल पर्पज व्हीकल एसपीएन के तहत जो है इंदौर क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, इंदौर क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसको क्या किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है। यह प्रतिदिन 550 टन गीले जैविक कचरे का क्या करेगा, उपचार करने में सक्षम है। इस संयंत्र से देखिए क्या है, 17,000 किलोग्राम सीएनजी और 100 टन जैविक खाद के उत्पादन की उम्मीद है प्रतिदिन। प्रतिदिन क्या करेगा, 17,000 किलोग्राम सीएनजी और 100 टन जैविक खाद का उत्पादन करेगा। इसके बाद देखिए गोवर्धन योजना क्या है, इसको देख लेते हैं। तो इसमें देखिए गोबर का पूर्ण जो रूप, इसको क्या है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो रिसोर्स। इसमें जो गोबर का पूर्ण विस्तार अगर आप देखेंगे तो क्या है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज और धन योजना, मतलब जिससे कि लाभ कमाया जा सकता है। तो इसी का ये इसका फुल फॉर्म है गोवर्धन योजना का। अगर पूरा आप पढ़ेंगे तो गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन योजना। इसका उद्देश्य क्या था, पशुओं के गोबर और खेतों के ठोस अवशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट और बायोगैस में क्या करना है, परिवर्तित करना, मतलब बायोगैस बनाना और खाद बनाना, जैविक खाद बनाना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए जो परियोजना है, ये स्माइल योजना, स्माइल योजना नाम से स्माइल योजना चल रही है जो है, ये 12 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में स्माइल योजना लॉन्च की गई। यह क्या है, ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। आप ध्यान रखेंगे, एक स्माइल योजना है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 12 फरवरी 2022 को लॉन्च किया गया है। इसका पूर्ण रूप, स्माइल का पूर्ण रूप क्या है, आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता। ठीक है, तो क्या है पूर्ण रूप, आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता। इंग्लिश में देख लें, सपोर्ट फॉर मार्जिनाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज, स्माइल। ये क्या केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कि स्माइल योजना लॉन्च की गई है, इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में संलग्न लोगों के लिए क्या है, ये कल्याणकारी उपाय है। तो ये ध्यान रखिएगा, स्माइल योजना इन दोनों से रिलेटेड है। इसमें 2 लोग हैं, ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने वाले लोग हैं, जिनके कल्याण से संबंधित है। इसके अंतर्गत 2 उप योजनाएं हैं, देखिए वही बात आ रही है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए और भीख मांगने वाले लोगों के लिए। या स्टेटमेंट बना के आपसे पूछ सकता है, आजकल स्टेटमेंट वाले प्रश्नों का प्रचलन है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, मंत्रालय ने इसके लिए क्या है, 2021-22 से 25-26 तक जो है 365 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये अटल सुरंग का उद्घाटन हुआ है, और यह विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, ये आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले यही पूछ सकता है कि विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग कहाँ पे है, तो ये भारत में है, ये अटल सुरंग है। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कहाँ पे है, तो ये अटल सुरंग है, ये भारत में अवस्थित है। और 9 फरवरी 2022 को अटल सुरंग को जो है वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में क्या किया गया है, इसको शामिल कर लिया गया है। ये देखिएगा, यह सुरंग क्या है, यह सुरंग 10,000 फीट मतलब 3,000 मीटर की क्या है, ऊंचाई पर है। 10,000 फीट की ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर निर्मित की गई विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है ये भी आप ध्यान रखेंगे। इस सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा किया गया है। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़क संगठन द्वारा। इस सुरंग की लंबाई देख लीजिए, लंबाई जो है 9.02 किलोमीटर। ये पूछ सकता है आपसे प्रश्न कि अटल सुरंग की लंबाई कितनी है, 9.02 किलोमीटर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको 3 अक्टूबर 2020 को क्या किया था, को रोहतांग में अटल टनल का उद्घाटन किया हुआ था। यह जो अटल टनल है कहाँ पे, हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में, आप ध्यान रखेंगे, हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में है अवस्थित, रोहतांग दर्रे के पास से गुजरती है। तो यह पूरे वर्ष हिमाचल के मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। तो अब ध्यान रखिएगा, इसके बन जाने से ये जो हिमाचल के मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से क्या करके ये पूरे वर्ष जोड़ के रखती है। पहले क्या था, बर्फबारी के कारण यह सड़क जो है 6 महीने बंद रहती थी। यह विश्व की पहली टनल है जिसमें 4G कनेक्टिविटी मुहैया कराई गई है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये इसमें पूरे टनल के अंदर 4G कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध है।
इसके परिचालन से क्या हो गया, सड़क मार्ग से मनाली एवं लेह लद्दाख के बीच की जो दूरी है ना वो 46 किलोमीटर क्या हुई है, कम हो गई है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी 5 फरवरी 2022 को इसको जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की जो है इक्वलिटी को राष्ट्र को समर्पित किया। तो 5 फरवरी 2022 को उद्घाटन इसका किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये जो है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी 11वीं सदी के महान दार्शनिक चिंतक एवं भक्त संत भक्तकालीन भक्ति साहित्य भक्त के संत जो संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। देखिए रामानुजाचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया था, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत दिया था। ये प्रश्न हिस्ट्री में आता है, कई बार पूछा जा चुका है। और शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया हुआ था। यह प्रतिमा समसमाबाद हैदराबाद तेलंगाना स्थित त्रिदंडी चिन्ना जीयर स्वामी आश्रम में अवस्थित है। आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पे है, समसमाबाद हैदराबाद के नजदीक में तेलंगाना में, और यह त्रिदंडी चिन्ना जीयर स्वामी आश्रम में अवस्थित है। इसके बाद देखिए यह समारोह जो स्थापित हुआ था ये जो है इनकी 1000वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया कार्यक्रम का हिस्सा था ये। और इसको देखिए हिंदी में इसको जो है क्योंकि क्वालिटी है तो समता मूर्ति नाम दिया गया है। ये 216 फीट इसकी ऊंचाई है। यह प्रतिमा 54 फीट ऊंचे आधार भवन पर स्थापित है जिसको भद्रवेदी कहा जाता है। तो भद्रवेदी है जो 54 फीट ऊंचा आधार है इस प्रतिमा का, उस पर यह स्थापित है। इसके बाद देखिएगा इसमें देख लेते हैं स्टैचू ऑफ इक्वलिटी 216 फीट जो के अंतर्गत भद्रवेदी, इसके जो 216 फीट की ऊंचाई है इसके अंदर क्या है, भद्रवेदी, पद्म पीठम और रामानुजाचार्य की प्रतिमा और त्रिडम, ये सारी जो है इसके अवयव क्या है सम्मिलित हैं। यह प्रतिमा पंचलौह धातुओं से निर्मित है। ये पंचलौह धातुएं क्या है, जैसे स्वर्ण, चांदी, तांबा, पीतल एवं जस्ता। देखिए सोना चांदी दो तो यही याद आप रख लीजिए, दूसरा क्या है तांबा, पीतल और जस्ता इसमें शामिल है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के चारों ओर 108 दिव्य रेशम नक्काशीदार मंदिरों का भी निर्माण किया गया है। यह इसको बना कौन रहा है, चीन स्थित एरोसन कॉर्पोरेशन ने लगभग जो है 1600 जो है टुकड़ों में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का निर्माण किया है। और इसके बाद ये भारत में आके इन टुकड़ों को भारत में लाकर क्या किया गया, असेंबल करके पूरी प्रतिमा तैयार की गई है। एक चीज और इसमें ध्यान रखने की है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बैठी हुई मुद्रा में मूर्ति है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की, और यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है जो बैठी हुई मुद्रा में है। और पहली जो प्रतिमा बैठी हुई मुद्रा में है, ये थाईलैंड स्थित ग्रेट बुद्धा की बैठी हुई प्रतिमा है जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है जो बैठी हुई मुद्रा में बनी हुई है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 302 फीट है। कौन किसकी, ये थाईलैंड में ग्रेट बुद्धा की प्रतिमा है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ देखो दो स्टैचू और है, स्टैचू ऑफ बिलीफ वर्तमान राजस्थान के नाथ द्वारा जो है भगवान में नाथ द्वारा, देखिए तो फिर से देखें स्टैचू ऑफ बिलीफ है, ये वर्तमान में राजस्थान के नाथ द्वारा भगवान शिव की 351 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। कि कहाँ पे किया जा रहा है इसका निर्माण, नाथ द्वारा में किया जा रहा है और भगवान शिव की 351 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जाए, इसे स्टैचू ऑफ बिलीफ का नाम दिया गया है। यह विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। इसके बाद देखिए एक स्टैचू ऑफ पीस बन रहा है। तो 16 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया। यह क्या था, यह जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की प्रतिमा है। तो स्टैचू ऑफ पीस किसकी प्रतिमा है, तो यह जो है जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी की प्रतिमा है। विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती के समारोह में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया था। यह 151 इंच जो है ऊंची प्रतिमा थी। इसमें अष्ट धातुएं से बना हुआ था, जिसमें कौन कौन सा देख लीजिए, तांबा जो मुख्य घटक था, अष्ट धातु से बना था और तांबा मुख्य घटक था इसमें। तो यह अवस्थित कहाँ पे, यह प्रतिमा जो है पाली राजस्थान में जैतापुर स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में अवस्थित है, ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए विजय वल्लभ महाराज के बारे में जान लीजिए। यह 1870 से 1954 के बीच इनकी जो है के बीच की ये रहे जो है, और यह जो है जैन संत के रूप में इन्होंने सादगीपूर्ण जीवन जीते हुए निस्वार्थ भाव से भगवान महावीर के संदेश का क्या किया था, प्रचार किया था। नेक्स्ट खबर देखिए कानपुर मेट्रो से संबंधित है। यह जो है 28 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया, कानपुर मेट्रो के प्रथम गलियारे का क्या किया, प्रथम गलियारे के प्राथमिक खंड का उद्घाटन किया है। तो जो इसमें 2 गलियारे कॉरिडोर है, इसमें इसके एक खंड का इन्होंने क्या किया, उद्घाटन किया है, जो प्रथम गलियारे के एक खंड का। इसमें कानपुर मेट्रो के इस खंड में IIT कानपुर से मोती झील तक मेट्रो का परिचालन शुरू हुआ है। यह लगभग 9 किलोमीटर लंबा है
और इसमें 9 मेट्रो स्टेशन है, ये आप ध्यान रखेंगे। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना जो चल रही है इसकी कुल लंबाई 32.4 किमी है, जिसमें 13 किलोमीटर लंबा रास्ता भूमिगत या अंडरग्राउंड है। यह 2 गलियारों में डिवाइड है, प्रथम गलियारा और द्वितीय गलियारा। जो प्रथम गलियारा है आईटी कानपुर से नवबस्तर तक चलेगा और द्वितीय गलियारा चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय से बर्रा 8 तक चलेगा। इसमें प्रथम गलियारे के आईटी कानपुर से मोती झील तक के जो हिस्सा था उसको क्या किया है, उद्घाटन उसका किया गया है। परियोजना के पूर्ण होने की समय सीमा ये वर्ष 2024, 5 वर्ष है ये पूरा होने की। इसको जो है उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है इसको संचालित करने के लिए नोडल एजेंसी है। और जो प्राथमिक खंड इसमें देखिए, प्राथमिक खंड आईटी कार मोती झील के सभी 9 स्टेशनों को हरित भवन परिषद, जो हरित भवन परिषद एक रेटिंग देता है इसको, ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की जो प्लेटिनम रेटिंग इसको प्राप्त है। ये पूछ सकता है कि इनको कौन सी रेटिंग प्राप्त है, तो इनको प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त है जो 9 मेट्रो स्टेशन जो बने हुए हैं उनको, ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, बीना पनकी बहुउत्पाद पाइपलाइन परियोजना। तो बीना से लेकर पनकी तक एक बहुउत्पाद पाइपलाइन परियोजना मतलब शुरू की गई है। उसमें 28 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीना मध्य प्रदेश और पनकी उत्तर प्रदेश के मध्य जो है इस परियोजना को इस पाइपलाइन को राष्ट्र को क्या किया है, समर्पित किया है। इसमें देखिए मेन बात है क्या है, यह पाइपलाइन कहाँ से, मध्य प्रदेश स्थित बीना रिफाइनरी से लेकर कानपुर के मध्य पाइपलाइन है। और इसको ये जो पेट्रोलियम ऑयल और लुब्रिकेंट टर्मिनल तक विस्तृत है। यह पाइपलाइन 356 किलोमीटर क्या है, लंबी है। इसमें उत्तर प्रदेश में 283 किलोमीटर और मध्य प्रदेश में 73 किलोमीटर। आप ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में ज्यादा विस्तार है इसका, यह जो है फैली हुई है। इसका व्यास जो है कितना है, इस पाइपलाइन का व्यास 18 इंच है और इस परियोजना की कुल लागत जो है 1524 करोड़ है। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन आप मोटा मोटा ये प्रश्न पूछिए, इसमें जान लीजिए कि ये जो है उत्तर प्रदेश इसमें ज्यादा हिस्सा दे रहा है, लगभग 1227 करोड़ रुपए दे रहा है। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में किन जिलों से पाइपलाइन जाएगी, तो ललितपुर, झांसी, जालौन, कानपुर देहात और कानपुर नगर। देखिए कानपुर पनकी कानपुर में है, कानपुर नगर में है, और देखिए कानपुर नगर और कानपुर देहात ये दोनों इसमें सम्मिलित, आप ऐसे याद रख लेंगे। और बाकी 3 जिले और कौन है, ये ललितपुर, झांसी और जालौन, बुंदेलखंड रीजन के ये जिले हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश में देखिए कहाँ पे, मध्य प्रदेश में दो जिलों से चलेगी, सागर और टीकमगढ़। इससे देखिए क्या होगा, इस पाइपलाइन के बिछने से ये कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। ये प्रश्न रिलेट करके पूछा जा सकता है कि ये जो बिना ये पाइपलाइन है इसका मूल उद्देश्य क्या है, तो ये दे सकता है कि बहुउत्पाद पाइपलाइन है, इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। तो ये हो सकता है कि लोगों को दिमाग में क्लिक ना करे कि कार्बन उत्सर्जन में इससे कैसे कमी आएगी। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जो ढुलाई होती है ट्रकों से, तो वो उस दौरान जो कार्बन इमिशन होता है वो क्या हो जाएगा, वो बचेगा पाइपलाइन से जब हम जो है परिवहन करेंगे। तो नेक्स्ट देखिएगा, स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट एक प्रकाशित हुई है। यह जो 27 दिसंबर 2021 को जो है नीति आयोग द्वारा जो है इसको प्रकाशित किया गया है। यह रिपोर्ट विश्व बैंक के तकनीकी सहयोग तथा केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से नीति आयोग द्वारा किया गया है, विकसित किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत की जो रिपोर्ट है ये कौन तैयार करता है, तो विश्व बैंक के तकनीकी सहयोग एवं केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से कौन तैयार करता है, नीति आयोग तैयार करता है। इसके लिए देखिए आधार वर्ष जो था वो 18-19 था और संदर्भ वर्ष जो था वो 19-20 था। ठीक है, आधार वर्ष 18-19, संदर्भ वर्ष क्या है 19-20 था। और इसमें क्या 24 संकेतकों का जो है क्या किया गया था, इसमें प्रयोग किया गया था। संदर्भ वर्ष में अगर आप देखेंगे तो ये 19-20 संदर्भ वर्ष, हम बताए पहले ही 19-20 संदर्भ वर्ष था। तो संदर्भ वर्ष में अगर आप देखेंगे इसमें, तो बड़े राज्यों में कौन कौन सा, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से शीर्ष 3 राज्य हैं। कौन कौन, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना जो है समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से शीर्ष 3 राज्यों में सम्मिलित हैं, आप ध्यान रखेंगे। ये आपसे पूछा जा सकता है। स्वास्थ्य के मामले में वैसे भी देखिए केरल हमेशा आगे रहता है, उसके बाद तमिलनाडु है और उसके बाद जो है तेलंगाना है। तो ये केरल जो है लगातार चौथी बार इसमें क्या किया, टॉप पे आया हुआ है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से अगर उत्तर प्रदेश का स्थान आप देखेंगे तो बड़े राज्यों में अंतिम स्थान पर उत्तर प्रदेश का स्थान है, ये 19वां है अंतिम स्थान पर, जबकि बिहार जो है एक स्टेप आगे है, ये 18वें स्थान पे है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, अगर पूछेगा तो सबसे अंतिम स्थान हम लोगों का है। इसके बाद देखिए हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएं। तो अभी हिमाचल प्रदेश में कुछ जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं जो अभी चर्चित थी, तो इनको हम लोग देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी जो चर्चित थी। तो इसमें 27 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में क्या किया है, 11,581 करोड़ की लागत की जल विद्युत परियोजनाओं का लोकार्पण किया। तो इसमें कौन कौन सी मुख्य परियोजनाएं, देखिए रेणुका जी बांध परियोजना है, लहुरी चरण फर्स्ट जल विद्युत परियोजना है,
धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना है, सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना है, सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना है। इसमें देखिए रेणुका जी बांध परियोजना को देख लेते हैं। यह परियोजना कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में है। सबसे पहले रेणुका जी बांध परियोजना कहाँ पे अवस्थित है? तो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में है। किस नदी पर यह है? तो गिरी नदी पर। किस पर है? गिरी नदी पे है। और ये गिरी किसकी सहायक नदी? यमुना की। ये पूछा जा सकता है क्योंकि नदियों का, बहुत छोटी छोटी नदियों का आजकल ये पूछ रहे हैं। तो ये गिरी किसकी सहायक नदी है? ये यमुना की सहायक नदी है। इस परियोजना की जो क्षमता है ये 40 मेगावाट है। इसमें देखिए क्या है कि इसमें जो रेणुका जी बांध का जो भंडारित जल होगा ये हथनी कुंड बैराज और वजीराबाद बैराज, इसके माध्यम से राज्यों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जिसमें हथनीकुंड बैराज से जो जल चलेगा वो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं राष्ट्रीय राजधानी से दिल्ली के लिए रहेगा। और वजीराबाद से जो रहेगा ये राष्ट्रीय राजधानी से दिल्ली को ओखला बैराज के माध्यम से, और ओखला बैराज के माध्यम से जो चलेगा ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को जल इसे प्राप्त होगा। इस बात परियोजना में देखिए इसके कार्यान्वयन 11 जनवरी 2019 को जल शक्ति मंत्रालय, कौन कौन इसमें है ये आप ध्यान रखिएगा, ये जल शक्ति मंत्रालय और 6 राज्य ऑब्लिक संघ शासित प्रदेश, इसमें ये भी सम्मिलित हैं। कौन कौन से? 6 राज्य ऑब्लिक संघ शासित प्रदेश और जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार। कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं तो आप देख लीजिए, क्योंकि इसमें देखिए उत्तर प्रदेश है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड। तो केंद्र शासित प्रदेश में ये दिल्ली है। और राज्यों में कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, उत्तराखंड, ये 5 राज्य सम्मिलित हैं। और यह भी ध्यान रखने की बात है, वर्ष 2008 में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है। उसके बाद देखिए लौहरी चरण फर्स्ट जो जल विद्युत परियोजना है, ये एक रन ऑफ द रिवर है। इसमें बांध नहीं बनाएंगे, मतलब बांध बनाएंगे तो बस पानी क्या रहेगा? रुकेगा नहीं, इसका पानी बहता रहेगा एक तरह से, बहुत बड़ा बांध इसका नहीं बनाया जाएगा। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है ये। और इस परियोजना में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और शिमला जिले शामिल हैं। यह परियोजना सतलज नदी पे है और 210 मेगावाट की यह परियोजना है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक परियोजना देखिए धौला सिद्ध परियोजना है। ये हमीरपुर और कांगड़ा जिले में, कहाँ पे अवस्थित है? हमीरपुर, कांगड़ा जिलों में अवस्थित है। यह ब्यास नदी पे अवस्थित है। ये पूछा जा सकता है धौला सिद्ध परियोजना किस नदी पे है? ब्यास नदी पे, हमीरपुर, कांगड़ा जिले में। और लौहरी चरण फर्स्ट जो परियोजना चल रही है, लौहरी परियोजना, ये किस पे? सतलज नदी पे है। और ऊपर जो हम लोग अभी देख रहे थे रेणुका जी बांध परियोजना, ये किस पे? गिर नदी पे है, ये यमुना की सहायक नदी है और इसमें कई राज्य शामिल हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए सावड़ा कुड्डू। सावड़ा कुड्डू जो परियोजना है, यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के शिमला में जो है स्थित है। इसे पब्बर नदी, यमुना की सहायक नदी है ये पब्बर। देखिए पब्बर और गिरी, ये दो नदियां भी, मतलब जो छोटी नदियां हैं और यमुना की सहायक नदियां, इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है क्योंकि दोनों पे क्या है? बांध बनाए जा रहे हैं, परियोजना जल विद्युत परियोजना चलाई जा रही है। तो सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना ये जो है हिमाचल प्रदेश शिमला जिले में है। ये पब्बर जो है नदी पर अवस्थित है जो कि यमुना की सहायक है। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना, यह परियोजना शिमला और मंडी जिले में अवस्थित है। यह परियोजना सतलज नदी पे अवस्थित है। इसके बाद देखिए एक सुशासन सूचकांक, ये सुशासन सूचकांक 2021-22 इसको जारी किया गया है। ये 25 दिसंबर को जो है 2021 को सुशासन दिवस, 25 दिसंबर को आप जानते हैं सुशासन दिवस होता है, उसी पर इसको क्या किया गया है? जारी किया गया है। और कौन जारी किया है? केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया गया है, सुशासन सूचकांक 2020-21। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट जो बात है इस सूचकांक में, जम्मू एवं कश्मीर वर्तमान में संघ शासित क्षेत्र को क्या है? पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्य की श्रेणी में रखा गया। इसमें देखिए श्रेणियां डिवाइड की गई हैं इस तरीके से, ये 4 श्रेणियां हैं इसमें। तो अन्य राज्य समूह ए, अन्य राज्य समूह बी, उत्तरी पूर्वी एवं पहाड़ी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, इसमें वर्गीकृत किया गया। तो इसमें ये बता रहे हैं जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, इसको किसमें रखा गया? केंद्र शासित प्रदेश के वर्ग में न रखकर इसको पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्य की श्रेणी में रखा गया, क्योंकि वहां पर पर्वतीय एरिया ज्यादा है। तो इसमें 10 प्रशासनिक संकेतक, जिसमें विस्तृत 58 और 10 प्रशासनिक क्षेत्रों में विस्तृत 58 संकेतकों के आधार पर यह सूचकांक जारी किया गया है। तो इसमें आप देखेंगे संयुक्त रैंकिंग में समूह ए के राज्यों में गुजरात, तो समूह ए के जो राज्य थे उसमें गुजरात, और समूह बी के राज्यों में मध्य प्रदेश, और पूर्वोत्तर और पहाड़ी जो राज्य थे उसमें हिमाचल प्रदेश, और केंद्र शासित जो प्रदेश था उसमें दिल्ली शेष पर था। इसमें यही पूछ सकता है आपसे, मोटा मोटा आप इतना बस याद रखिएगा, ये बहुत डीप स्तर का प्रश्न हो जाएगा। हालांकि ये पूछ सकता है तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। संयुक्त रैंकिंग समूह ए में कौन था? गुजरात था। और संयुक्त रैंकिंग समूह बी में कौन था? ये मध्य प्रदेश था। और पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश है, और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली था। इस सूचकांक में
सुशासन सूचकांक 2021-22 में। इसके बाद देखिए एक विधेयक आ रहा था महिलाओं की न्यूनतम विवाह आयु में वृद्धि के लिए, कि 15 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 में संशोधन को मंजूरी दे दी थी। तो एक मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी थी, इसको फिर क्या है, जिसको संसद में पेश किया जाना था, बाद में पेश भी किया गया। तो इसमें इसमें मुख्य बातें क्या है, पहले हम उसको देख लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, इस विधेयक का उद्देश्य क्या है, विवाह की जो उद्देश्य महिलाओं के लिए विवाह की जो न्यूनतम आयु वो 3 वर्षों की आयु में 3 वर्षों की वृद्धि करना, या 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष इसको कर दिया जाएगा। तो संसद में इस संशोधन के पारित हो जाने के बाद महिलाओं और पुरुषों की विवाह की न्यूनतम आयु दोनों की एक समान, और वो कितनी हो जाएगी, 21 वर्ष हो जाएगी। इसको लोकसभा में शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इसके कुछ प्रावधानों पर सहमति नहीं बन पाई, तो इसको अभी स्थायी समिति को हैंड ओवर कर दिया गया उसमें विचार विमर्श करने के लिए। इससे आगे के जो प्रश्न है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी यहीं तक देखते हैं। देखिए अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो अभी आपको करंट अफेयर्स के पूरे मिलेंगे, जिससे कि आप जो है यूपी पीसीएस में मैक्सिमम प्रश्न सही कर पाएंगे। और इसके साथ ही स्टैटिक पोर्शन के भी वीडियो आपको मिलेंगे, जिससे कि आप ओवरऑल यूपी पीसीएस में जो 150 प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें से 120 से लेकर 130 प्रश्न आपके रेंज में होंगे। और उन जो 20 प्रश्न बच रहे हैं उनके लिए परेशान भी नहीं होना है, क्योंकि अगर आप पूरे 150 में 150 सही करने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा गलतियां करेंगे। आप उन प्रश्नों को फोकस कीजिए जो आसान होते हैं, जिनको आसान होते हैं या मध्यम लेवल के कठिन होते हैं, जिनको सही करना एग्जाम में थोड़ा सा इजी होता है। अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा विस्तृत होकर पढ़ेंगे तो सही नहीं कर पाएंगे और आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि माइनस मार्किंग के दौर में होता क्या है कि आपको प्रश्नों को जितना पढ़िए उतना ठोस पढ़िए, जिससे कि प्रश्न आए तो गलत ना हो। ऐसा ना हो कि आप पढ़े हुए हैं और प्रश्न आ रहा है और आपका प्रश्न गलत हो जा रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि और लोग भी इससे लाभान्वित हो। धन्यवाद।